जय श्री राम बच्चों। हमने बायोमोलिक्यूल की पिछली क्लास में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज नाम की दो चीजें पढ़ी थी और हमने क्या करा था, हमने तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में कहा था कि ये दो बातें याद रखना, इन दोनों के होवर्ड स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे। देखो अगर किसी की पिछली क्लास मिस है तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्लास, पहले पिछली क्लास के नोट्स बना लिए जाएं। तुम्हें बताया गया था कि अल्फा डी ग्लूकोज ये होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा ऊपर छठा। अल्फा डी ग्लूकोज ये होता है और बीटा डी ग्लूकोज जो होता है वो ये होता है। दोनों में बस एक अंतर बताया गया था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ इतना अंतर है कि पहले कार्बन पे HOH की पोजीशन बदल जाती, बाकी सब कुछ ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, दोनों एक दूसरे के एनोमर्स बताए गए थे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हम कुछ डाइसैकराइड्स पढ़ेंगे और पॉलीसैकराइड्स पढ़ेंगे। बड़ा आसान रहेगा अगर तुम ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने जहन में बैठा लो। ठीक, तो ध्यान से देखना, बड़ी आसान सी चीज है। सबसे पहली चीज मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें माल्टोज। ध्यान दो, नाम तुमने सुना ही होगा, अगर तुम नॉन मेडिकल वाले भी हो तब भी तुमने 10th में सुना होगा माल्टोज। ये देखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया है मैंने। HOH क्वेश्चन देख लो, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यहां बना देता हूं। देखो भाई, आराम से देख लो, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन। अब होता क्या है कि दो अल्फा डी ग्लूकोज में, दो अल्फा डी ग्लूकोज के पहले और चौथे कार्बन पे, इस पॉइंट को लिख के जरा अंडरलाइन कर लेना, दो अल्फा डी ग्लूकोज के पहले और चौथे कार्बन के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है। क्या होता है ये इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, दोनों के बीच में क्या होता है, यहां से पानी निकल जाता है। तो जो इसकी शक्ल बनेगी वो बना दो, बाकी तो सब कुछ सेम है। बाकी तो देखो मैं नहीं बना रहा, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहां पर एक ईथर की लिंकेज आ जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ये H और यहां पर H था तो यहां पर एक ईथर लिंकेज होगी। तो ईथर लिंकेज बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस चैप्टर में 3 लिंकेज आती हैं जिनका जिक्र होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट में आती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्रोटीन में आती है हमारी अमाइड लिंकेज, और एक हमारी डीएनए के स्ट्रक्चर्स में आती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है जी, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो आज का पहला क्वेश्चन अगर तुम बनाओ तो आज का पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? आंसर, माल्टोज एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड क्यों? क्योंकि दो ग्लूकोज से मिलकर बना है, दो मोनोसैकराइड से मिलकर बना है। माल्टोज एक डाइसैकराइड है, ठीक, जिसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। एक का चौथा कार्बन और एक का पहला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होता है। चाहो तो दूसरा क्वेश्चन आ सकते हो आज का कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ये दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में ईथर लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये माल्टोज है ये रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जेई में, नीट में भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें ना कोई भी डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड्स बनाएंगे और कहेंगे बताओ ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है।
तो याद करो, मैंने तुम्हें दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कि भैया जो भी टॉलिन और फेलिन टेस्ट दे देगा वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं दे पाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है जी, मगर कौन दे पाएगा? रिड्यूसिंग शुगर के फीचर्स क्या है? तो ये बताया गया था जिसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, किसी बॉन्ड में नहीं बना लगा हुआ होगा, तो वो रिएक्ट कर देगा। एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री है। अब तुम ध्यान से देखो तो इसका पहला कार्बन और इसके चौथे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। जिन्होंने पिछली क्लास ली थी उनको पता है ये पहले कार्बन में HOH जो आया था, ये वाला जो था अल्फा और बीटा का, ये कैसे आया था? वो पांचवें कार्बन ऊपर जाके जंप मार के रिएक्ट करा था एल्डिहाइड पे। ठीक, तो पहले कार्बन पे इसके एल्डिहाइड था, इसके चौथे कार्बन पे नहीं था, पहले कार्बन पे होता है एल्डिहाइड, तो पहले कार्बन का एल्डिहाइड इससे रिएक्ट कर गया। मगर फिर भी उसके बावजूद भी एक ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन फ्री है ना भाई। अगर दोनों का पहला कार्बन रिएक्ट करता तो मैं कहता यार इसका भी एल्डिहाइड इसका भी एल्डिहाइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में बैठ गया। अब दोनों के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन चुके, दोनों के एल्डिहाइड फ्री नहीं है, अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ। ठीक है, मगर अब इसमें क्या हुआ है, एक का पहला कार्बन और एक का पहला नहीं, एक का चौथा कार्बन लगा हुआ है, तो इसका तो पहला कार्बन यहां पे इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसका पहला कार्बन तो फ्री है ना। तो पहले कार्बन पे क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। लास्ट क्लास में बताया था हमने भाई कि एल्डिहाइड ग्रुप की हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुई है। तो इसलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी सीबीएसई में भी कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग क्यों होता है, सॉरी माल्टोज रिड्यूसिंग क्यों होता है। तो माल्टोज रिड्यूसिंग इसलिए होता है क्योंकि माल्टोज एक डाइसैकराइड है जिसमें दो ग्लूकोज मिलते हैं, एक का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। तो इसका फर्स्ट कार्बन फ्री है, किसी लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये टॉलिन और फेलिन टेस्ट दे देगा, दैट्स वाई ये क्या है, ये अपना रिड्यूसिंग शुगर हुआ करता है। 3 क्वेश्चन बताए मैंने, माल्टोज क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, और फिर मैंने क्या बताया क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या था, माल्टोज। अगला देखते हैं, यही देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर अभी दोबारा में चाहिए। ठीक, अगला है हमारा लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या होता है? लैक्टो मतलब तुमने पता होगा भाई, दूध से रिलेटेड है, दूध वाला शुगर लैक्टोज। तुमने वो टॉफी खाई होगी, न्यूट्रिन महालैक्टो नाम की टॉफी आती है, कैंडी आती है, मतलब जिसमें बहुत सारा दूध हो, या वो लैक्टोबैसिलस नाम का तुमने बैक्टीरिया सुना होगा। तो दूध से रिलेटेड चीजों को भी पढ़ते हैं। बच्चों का डब्बा होता है दूध का, लैक्टोजन कहते हैं उसको। तो लैक्टो मतलब मिल्क से रिलेटेड, मिल्क वाला शुगर है लैक्टोज। अब ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, मैंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, आराम से देखो, सोच के बताओ, ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाए हैं या बीटा डी ग्लूकोज बनाए हैं? यहां से कंपेयर कर लोगे तो पता लग जाएगा। देखो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चर में मुझे ये चेक करना है, तो तुम्हें पता लग जाएगा ये बीटा डी ग्लूकोज है, OHH। अच्छा, इसको देखो और फिर बताओ, अल्फा डी या बीटा डी? अब बहुत बच्चे इस नतीजे में पहुंच चुके होंगे ये बीटा डी, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, मगर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने चौथे कार्बन पे OHH बदल दिया है। ये बीटा डी ग्लूकोज नहीं है, एक नया नाम है, ये बीटा डी ग्लैक्टोज है। ठीक है, बीटा क्यों है पता लग गया, और ग्लूकोज नहीं ग्लैक्टोज क्यों है, क्योंकि देखो ग्लूकोज में, बार बार बता रहा हूं, ग्लूकोज में ऐसा होता है तीसरे कार्बन में OHH का फर्क होता है, इसके अंदर चौथे कार्बन में भी फर्क है। ठीक है, तो ये ग्लैक्टोज कहा जाता है। तो ये क्या है, बीटा डी ग्लैक्टोज, और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन होगा ना, इनके बीच में वही हुआ जो अभी हुआ था, क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी तो एक कंपाउंड बना, उसका नाम रखा गया लैक्टोज। अब ये तो तुम्हारा मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट या बैक क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर लैक्टोज को पानी में डाल दूंगा। तो लैक्टोज को अगर पानी में डाल देते तो 1 मोल बीटा डी ग्लैक्टोज, मतलब या फिर इक्विमोलर बीटा डी
ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, चलो अब सोचो क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। आज का 5वां क्वेश्चन, 3 तो यहां थे, एक यहां बता दिया कि इसकी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मतलब कि पानी में डालने में क्या होगा, जैसे माल्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज निकलेंगे। तो लैक्टोज का ग्लाइकोज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, एक बीटा डी ग्लैक्टोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब आज का 5वां क्वेश्चन, क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो अगर तुम्हें पता हो, ऊपर ध्यान लगाया हो, तो मैंने बताया था भैया कि चौथा और पहला कार्बन यूज हुआ है, मगर पहला कार्बन यहां वाला फ्री है, और यहां पर जो पहला कार्बन फ्री है तो वो क्या करेगा जी, वो तो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। मैंने तुम्हें 2 डाइसैकराइड्स पढ़ाए हैं जो 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बने हैं, एक माल्टोज और एक लैक्टोज। अब मैं तुम्हें, अब देखो चीजें बड़ी आसान सी है, तुम्हें इससे आसान ये लगा हुआ क्योंकि अब थोड़ा सा फैमिलियर हो गए होंगे इससे। मैं पॉलीसैकराइड पढ़ा रहा हूं, वो और भी आसान लगेगा तुम्हें। ठीक, अब पॉलीसैकराइड्स मेरे पास, मेरे कोर्स में 3 है। ठीक है, ध्यान रखना हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 5 क्वेश्चन मतलब नोट्स बना के 5 क्वेश्चन लिखना ढंग से और इनका आंसर ढंग से लिखना। 5 हो चुके हैं। अब मैं पॉलीसैकराइड्स पढ़ा रहा हूं। अब पॉलीसैकराइड्स में सबसे पहला क्या है, पॉलीसैकराइड, नाम समझ में आ रहा है। डाइसैकराइड जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 पे टूटता था, तो पॉलीसैकराइड्स क्या है, जो हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत सारे मोनोसैकराइड्स पे टूट जाएगा। ध्यान से देखना भाई। तो पॉलीसैकराइड में मैं पहला उठा रहा हूं क्या, स्टार्च। स्टार्च, ध्यान दो, स्टार्च और कुछ नहीं है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज पायरेनोज जो था उसका पॉलीमर है। ध्यान से देखोगे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भी था ये माल्टोज वाला मैं नहीं साफ कर रहा हूं, मुझे काम आएगा। देखो कहां काम आ रहा है। माल्टोज में मैंने क्या करा था, एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज दोनों को मिलाया था, डाइसैकराइड्स हुआ था, 2 बंदे मिले थे, मैंने बोल दूंगा डाइमर बन गया जी, डाइमर, 2 मोनोमर मिल गए तो डाइमर बन गया। अब ऐसे ही क्या ये माल्टोज 2 से मिलकर बना है। अब यहां पर फिर एक अल्फा डी ग्लूकोज बना दूं, यहां पर फिर एक अल्फा डी ग्लूकोज, 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 सबके पहले और चौथे कार्बन में क्या बनता चला जाए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता जाए। हजारों अल्फा डी ग्लूकोज इधर लग जाए, हजारों अल्फा डी ग्लूकोज इधर लग जाए, एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, उसे स्टार्च कहेंगे। इट्स अ पॉलीसैकराइड। तो स्टार्च और कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूं, अल्फा डी ग्लूकोज है, एक मोनोसैकराइड है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिल गए, माल्टोज बन गया, बहुत सारे मिल गए, स्टार्च बन गया। वंस मोर, अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिले तो माल्टोज, बहुत सारे हजारों में की तादाद मिल गए तो क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। अब स्टार्च की ना 2 फॉर्म होती है, स्टार्च 2 रूप में मिलता है। तो आज का छठा क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई स्टार्च क्या होता है। तो इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, अगर तुम्हें ना 10th में का एक क्वेश्चन याद होगा कि हम ना रोटी को चबाते हैं तो वो फीकी होती है, फिर जब चबाते रहते हैं तो वो मीठी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? 10th का एक क्वेश्चन होता है, बड़ा आसान, बड़ा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होता है लाइफ प्रोसेस में, और बायो वाले ने वैसे ही सुना होगा। तो जो रोटी होती है ना हमारी, रोटी ब्रेड, ये सब क्या है, स्टार्च है। स्टार्च टेस्टलेस शुगर है। 2nd क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो टेस्टलेस शुगर है, वो नॉन शुगर है, स्टार्च है। अब वो उसका टेस्ट नहीं है, कुछ चबाते रहो तो हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है, याद होगा तुम्हें, स्लाइवी अमाइलेज। अब उसका नाम स्लाइवी अमाइलेज क्यों है? सुनो ध्यान से। स्टार्च की 2 फॉर्म है, एक का नाम होता है अमाइलोज और एक का नाम होता है अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोज को डाइजेस्ट कर रहा है उसका नाम, उसकी वजह से उसका नाम, मतलब जो अमाइलोज को डाइजेस्ट कर गया वो क्या है, हमारा अमाइलेज है। तो हमारे मुंह में हमने ब्रेड ली, ब्रेड को हम चबाते रहे, क्या था, स्टार्च था, स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है, तो अमाइलोज को हम चबाते रहे तो क्या हुआ, स्लाइवरी अमाइलेज ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। किसमें तोड़ा? वो तो जी पॉलीसैकराइड, तो उसको पहले डाइसैकराइड में चेंज करा। कौन सा? माल्टोज में। और माल्टोज जो होता है वो शुगर होता है। मैंने बताया ना 2 तरह के शुगर हो सकते हैं, टेस्टलेस और टेस्ट वाले, शुगर और नॉन शुगर। तो जो मीठे लगे तो माल्टोज मीठा लगता है, तो वो जो स्टार्च से माल्टोज में बदल जाते हैं तभी वो रोटी मीठी हो जाती है। ठीक है,
तो हमारे मैंने क्या बताया तुम्हें कि भाई दो तरह के हमारे पास स्टार्च है, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है जी। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस ये है, ये स्ट्रेट चेन होता है, अल्फा डी ग्लूकोज 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 की लंबी स्ट्रेट चेन। और ये क्या है जी, इसके अंदर ना ब्रांचिंग हो जाती है, थोड़ी सी ब्रांचिंग हो जाती है। अब प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन उठाओगे तो मुझे याद नहीं है ईयर, लेकिन जेई के क्वेश्चन में पता नहीं एडवांस में था, पता नहीं मेंस में था, मगर पक्का कंफर्म था, अभी 5-6 साल के बीच में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये आया था कि अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांच निकलती है वो कौन से कार्बन से निकलती है, तो याद रखना छठे कार्बन से ब्रांच निकल रही होती है, 6 कार्बन से ब्रांचिंग हो रखी होती है। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में पहली बात तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी यही है, दोनों स्टार्च की फॉर्म है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की पॉलीमर है। दोनों में डिफरेंस क्या है जी, ये स्ट्रेट चेन होता है, ये ब्रांचिंग होती है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा जी। अमाइलोज अगर तुम 100 ग्राम स्टार्च लेते हो तो उसमें 15 से 20% अमाइलोज होगा, 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन होगा। ये पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। 3 डिफरेंस है। जब भले जमाने में बिफोर कोविड 3-3 नंबर का बहुत बड़ी क्वेश्चन आया सीबीएसई में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जी ये स्ट्रेट चेन होता है, ये ब्रांचिंग वाला होता है, ये 15 से 20% होता है स्टार्च में, ये 80 से 85% होता है। ये पानी में सॉल्युबल होता है, ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, क्या, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है जी, एक बारी फिर से थोड़ा सा सुन लो। अल्फा डी ग्लूकोज सिंगल, अगर 2 हो गए तो माल्टोज, बहुत सारे हो गए तो स्टार्च। स्टार्च की 2 फॉर्म है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अगर वो जो बहुत सारे थे पॉलीमर बनाता, स्ट्रेट चेन बना, अमाइलोज ब्रांचिंग हो अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। ठीक है जी, क्या पढ़ा हमने, स्टार्च पढ़ा, किसके अंतर्गत पढ़ा हमने, पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत पढ़ा। आगे सुनो, बड़ी मजेदार चीज, मैंने क्या बताया तुम्हें कि अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ठीक, एक चीज तूने सुनी होगी बचपन से, सेलुलोज, सबने सुना होगा, ये बोर्ड भी सेलुलोज का बना हुआ है, कपड़ा भी सेलुलोज का, कॉटन का। सबने सुना है कि प्लांट सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलुलोज होता है। क्या होता है, अभी क्या पढ़ा था, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते थे। तो बीटा डी पॉजिटिव, बीटा डी पॉजिटिव के ग्लूकोज के पॉलीमर को सेलुलोज कहते हैं। मतलब इतना अंतर है सिर्फ, और कोई अंतर नहीं है। इसका पॉलीमर बनेगा, हजारों करोड़ों ये लगते चले जाएंगे, स्टार्च बनेगा, रोटी है। इसका पॉलीमर बनेगा, हजारों करोड़ों ये लगते चले जाएंगे, सेलुलोज बनेगा। क्या है, लक्कड़ है, कागज है, कॉटन का कपड़ा है। ये हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल है, ये हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च, इसी के लिए तो भैया जिंदगी जी रहे हैं, खाने के लिए, खाना कमा पाए, रोटी कमा पाए, तभी काम कर रहे हैं। बीटा डी ग्लूकोज जी जो एनिमल सेल में होता ही नहीं, एनिमल सेल पचा भी नहीं सकती, हम इसे पचा भी नहीं पाते। याद हो तो गाय भैंस पचा सकती है सेलुलोज, उनके अंदर भी वो बैक्टीरिया जो होता है वो पचा लेते हैं। ठीक है, इतना अंतर है। और ये क्वेश्चन भी पीछे एडवांस में आया हुआ है, विद इन 10 ईयर के प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा तुम्हें। स्ट्रक्चर बना के दे रखे थे 4-5 और कहते थे बताओ जी इसमें सेलुलोज का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो जहां पर बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर बनेगा वो क्या है, वो सेलुलोज। ठीक है जी, एक पॉलीसैकेराइड हो रहा है, नाम तुमने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, सबने सुना होगा ये कि जी हम ना खाना खाते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। स्टार्च शरीर में पहले माल्टोज में चेंज होता है, माल्टोज से ग्लूकोज में चेंज होता है। फिर तुम्हें पता होगा हमारे पेनक्रियास से एक चीज निकलती है, इसका नाम होता है इंसुलिन, सबने सुना हुआ है। वो जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, वो उस ग्लूकोज को इकट्ठा करता है और उसको लीवर में स्टोर करता है पॉलीमर बना के। अब बच्चा कहता है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर तो स्टार्च होता था। ठीक, तो यहां पर क्या है, ध्यान से सुना, उदाहरण के लिए बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास 100 की गड्डी है, पैसों की गड्डी है, 10-10 की गड्डी मान लो, चलो एकदम सीरियल वाइज जो नोट से बैंक से निकल के नहीं वो वाली गड्डी है तुम्हारे पास, और तुमने गलती से वो ऐसे करके उड़ा दिए, जैसे बारात में उड़ाते हैं लोग। अब वो जैसे ही उड़े तो क्या हुआ, नीचे गिरे, बच्चे भागे उसके ऊपर, इकट्ठे करो इकट्ठे करो।
तो बच्चे जब इकट्ठे करेंगे तो क्या उसको सीरियल वाइज इकट्ठे करेंगे कि 1 नंबर का नोट 2 नंबर का दिखा, भाई कहां रखा है, 3 नंबर दिखा, ऐसे होगा? या जैसे मर्जी इकट्ठे कर गड्डी बना, ऐसे होगा ना? जितने मर्जी हाथ में पहले बना दूं, यही काम हो रहा है। अब हमने ग्लूकोज, हमने जब स्टार्च खाया वो एक पैटर्न पे लगा हुआ सिंगल चेन थी, या माइलोपेक्टिन था, थोड़ी बहुत ब्रांचिंग थी उसमें। हमने खाया, उसे पहले तोड़ा माल्टोज में, माल्टोज से ग्लूकोज में, ग्लूकोज में जैसे ही गया तो ब्लड शुगर बढ़ गया। इंसुलिन निकल के आया पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकल के आया उसने उस ग्लूकोज को समेटना शुरू करा, 1 2 3 4 5 10 सारे अल्फा डी ग्लूकोज लगाता चला गया। ये नहीं देखा कैसे लग रहा है, लगाओ 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 लगाओ, और उसको क्या करता गया, उसको एक पॉलीमर बना दिया। अब वो हाईली ब्रांच हो गया। वो जो हाईली ब्रांच पॉलीमर हुआ, जिसमें बहुत सारी ब्रांचें हैं, क्या केमिकली वही अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सिंगल चेन था तो अमाइलोज था, थोड़ी बहुत ब्रांच थी तो अमाइलोपेक्टिन था, लेकिन ये किसने बनाया था? ये प्लांट ने बनाया था। लेकिन जब इंसान ने, एनिमल ने जब बनाया, इसे अगर तुम याद हो तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जब इसको किसी एनिमल ने बनाया तो इसको क्या करा, हाईली ब्रांच कर दिया इसको लीवर में स्टोर करने के लिए, कि लीवर में स्टोर कर ब्लड शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्हें खड़ा खट लीवर से स्टोर करता गया। इसका तो क्या हुआ, ये हमारा ग्लाइकोजन बन गया। तो ग्लाइकोजन क्या है, आज का आखिरी क्वेश्चन, ग्लाइकोजन क्या है? ये हाईली ब्रांच अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। केमिकली ये वही है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, बस ब्रांचिंग ज्यादा हो गई है। ठीक है जी। और आज इसी टॉपिक के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट बायोमोलिक्यूल में खत्म हुआ। और सबसे बड़ा पार्ट यही था, मैंने पहली क्लास में ही बताया था। इसके आगे के पार्ट छोटे छोटे हैं, प्रोटीन मतलब इतने लंबे नहीं है। प्रोटीन्स, वाइटामिन तो शायद सेल कोर्स में है भी नहीं, और अपना डीएनए आरएनए, सबसे बड़ा पार्ट यही था कार्बोहाइड्रेट वाला, जो आज हमने पार्ट किया। तुम यहां तक के पार्ट्स को आराम से देखो, सुनो, बार बार, एक बारी इसको देखने के बाद, फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, फिर एक बार देखे, फिर तुम्हारे अच्छे नोट्स बन पाएंगे। और जो जो मैंने कहा है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको बना लेना, वो लिख लो। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, जब तक की जय श्री राम।